अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ी ही स्पेशल आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और मैं तो बहुत खुश हूं जिस तरह से पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड जाकर। उससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज थी, बहुत अच्छा खेली पाकिस्तानी लड़कियां और T20 में तो छा गई हैं। अब वनडे चल रहे हैं लेकिन हम T20 की परफॉर्मर और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टॉप 5 T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अब पाकिस्तान के प्लेयर्स भी दिखाई देते हैं। और चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं आज उनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बड़ी शानदार स्पिनर हैं, बॉल उनकी पड़ के अंदर आती है। हमारी मेल क्रिकेट में बड़े हम कमी महसूस कर रहे हैं इमाद वसीम के बाद एक ऐसे बॉलर की कि जो ऑर्थोडॉक्स हो, लेफ्ट आर्म हो, उसकी बॉल पड़ के अंदर आए और नई बॉल से वो हमें विकेट लेकर दे। तो ये खासा हमारी वुमेन टीम के पास मौजूद है। वुमेन टीम पीसीबी की जो काविशें इस वक्त वुमेन टीम के हवाले से, उस पर, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर, फिटनेस पर और न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज पर ज़रा डिटेल गुफ्तगू होगी। और हम समझते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वुमेन और मैन दोनों क्रिकेटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्राउड को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी लड़कियां हमारे लिए प्राइड हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इस वक्त कि जब हम ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं और एक ऐसी क्रिकेटर के साथ कर रहे हैं जो उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने तारीख रकम की है। अभी आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का एक मेजर हिस्सा सादिया इकबाल से। और सादिया T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में माशाल्लाह से अभी अभी रिसेंटली चौथे नंबर पर आई हैं। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सादिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, न्यूजीलैंड में आप मौजूद हैं। पहले तो बहुत मुबारक हो सादिया, तारीख रकम की आप सारों ने मिलकर। और आपका तो क्रेडिट ऑब्वियसली है कि चौथी आपने रैंकिंग में पोजीशन हासिल कर ली। इस पर तो ज़रा डिटेल बात करते हैं, पहले ज़रा न्यूजीलैंड सीरीज़ पर भी करते हैं। पहले तो मुबारकबाद आपको हम सब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, सच टेलीविजन की तरफ से। कितनी मुश्किल सीरीज थैंक थी, क्या सोच कर गए थे सादिया? और जाहिर है कि पूरा माहौल डिफरेंट है ना, पिचेस डिफरेंट हैं, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है। ऑब्वियसली एक एंटायर डिफरेंट कंडीशन थी क्योंकि मेंटली तौर पे पहले प्रिपेयर हो चुके थे इन कंडीशंस में खेलने के लिए और कराची में भी प्रैक्टिस हुई थी क्योंकि यहाँ पे विंड फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से फिर कराची में हमने प्रैक्टिस की थी कि हम विंड के साथ कैसे यूज़ टू हो सकते हैं। तो मुश्किल था कि न्यूज़ीलैंड में आना, उन्हीं की होम ग्राउंड्स में खेलना, लेकिन ये था कि सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे। अच्छा सादिया, जब टीम प्लान कर रहे थे और टीम प्लानिंग हो रही थी और ये अंदाज़ा था क्या न्यूजीलैंड की सीरीज़ बहुत टफ होती है हमेशा से ही, मतलब हमारे तो मेन और वुमेन दोनों के लिए, क्या सबके लिए, तो क्या प्लानिंग में था और निदा डार ने क्या सोचा, आप लोगों ने क्या, जाहिर है आप लोग पूरा टीम का एक अब सीनियर स्क्वाड का हिस्सा हो गए, साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या सोचा था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस सोची थी जो दी है? ऑब्वियसली थोड़ा टफ था क्योंकि वर्ल्ड नंबर 3 टीम है और बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं इनके पास। तो थोड़ा था लेकिन ये था कि सिंपल प्लान रखे हुए थे और मेहनत पूरी करी हुई थी कि न्यूज़ीलैंड जाना है, वहाँ पर कैसे हमने खेलना और वही बात के बेटर टू बेटर और प्लेयर टू प्लेयर चीज़ें डिस्कस की हुई थी और हर चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ था। तो इस वज़ह से हर किसी को अपना रोल पता था कि उसका क्या रोल है। बस उसी प्लान पे रहे हैं और सक्सेस मिली है। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, बिस्मा मारूफ और उनके बाद निदा डार, दोनों बहुत बड़ा नाम, बड़े शानदार क्रिकेटर्स। बिस्मा तो बहुत अच्छी परफॉर्म देती करती आ रही हैं और अभी भी कर रही हैं। निदा की कैप्टनसी कैसा लग रहा है? निदा की कैप्टनसी में खेलना, और बड़ी डेयरिंग कैप्टन है निदा डार, मुझे बड़ा पसंद आती है उनकी कैप्टनसी भी, पर खिलाड़ी तो वो हैं ही बहुत बड़ी, और बिस्मा भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है माशाल्लाह। अब जी ऑब्वियसली बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है बिस्मा बाजी के साथ खेलते थे तो वो उनका डिफरेंट माइंडसेट होता था। डार के साथ खेल रहे हैं उनका डिफरेंट होता है, काफ़ी मोटिवेट करती हैं और हमेशा टीम को उठा के रखती हैं। तो उनके साथ खेल के अच्छा लगता है कि उनकी मोटिवेशन बातें बहुत काम आती हैं मैच में भी और फील्ड के बाहर भी। अच्छा सादिया, ये बताएं, चौथी रैंकिंग में आना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप 5 में आ जाना। माशाल्लाह, इस पर भी आपको बहुत मुबारक हो। दो दो मुबारकबादें हो गई सादिया अब आपकी। एक तो आप थैंक लोगों यू, ने थैंक यू। सीरीज जितवाई, एक आप चौथी रहे। कैसा महसूस हो रहा है, और चौथी रैंकिंग में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? ये कोई आम बात तो है नहीं। ऑब्वियसली बहुत प्राइड मोमेंट है कि एक इतने माइलस्टोन के करीब हम जा रहे हैं और बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस आ रही हैं जैसे हमारे टी20 में मैं हूँ, नशरा है, दोनों टॉप 10 में आ रहे हैं। फिर निदा डार है, ओडीआई ऑलराउंडर में
टॉप 10 में आ रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि टीम इतना मतलब हमारे पाकिस्तान वुमेन टीम के प्लेयर भी टॉप रैंकिंग आईसीसी टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छा फ़ील होता है कि सब परफ़ॉर्मेंस बैक टू बैक दे रहे हैं, तो ये इसी वज़ह से है। अच्छा सादिया, जिस तरह से आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, 2019 में बांग्लादेश के अगेंस्ट आपका डेब्यू हुआ। पहले ज़रा आप डेब्यू का थोड़ा-सा अहवाल बताएँ ना, डेब्यू था तो कितनी एक्साइटेड थी उसके लिए? कैसा दिन था वो? बहुत बड़ा मोमेंट होता है पाकिस्तान के लिए खेलना और नेशनल टीम के लिए पाकिस्तान कलर में खेलना, ये तो बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। जी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी और मेरा तो ड्रीम था कि ग्रीन ब्लेज़र पहनना और पाकिस्तान के लिए खेलना। ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर का यही ख्वाब होता है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें, रिप्रेज़ेंट करें और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, एक्साइटमेंट थी पहले मैच में, पहली ही सीरीज़ थी और फिर पहला ही टी20 मैच खेला था। तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी मेरे लिए और फिर आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे विकेट मिल जाना, तो ये और भी ज़्यादा एक्साइटिंग था मेरे लिए। अच्छा सादिया, हम देखते हैं कि काफ़ी आपकी लाइफ के टर्निंग मोमेंट आते हैं ना, जब आप बतौर विमेन खेल रहे हों, बतौर फीमेल गर्ल खेल रही हों, तो एक तो माशरे में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है कि यार ये लड़की है बाहर जा रही है खेलने, बड़ा मुश्किल होता है। फिर माशाल्लाह से करते करते आप इस लेवल पर आते हैं कि लोग कहते हैं यार हम अपने बच्चों को सादिया इकबाल, निदा डार, बिस्मा मारूफ ये बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो पहले आपने एक टैबू तोड़ा होता है माशरे का, उससे फाइट की होती है, फिर अपने आप से की होती है, फिर अपनी परफॉर्मेंसेस के बलबूते पर, और फिर एक टफ टाइम देख के पाकिस्तान में आना। तो कैसे ये कैसे शुरू हुई क्रिकेट, कैसे शुरू हुई, कितने आपको चैलेंजिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ी? ऑब्वियसली टफ था क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पे फीमेल वुमेन्स की क्रिकेट इतनी होती नहीं है, ठीक है ना? तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्लब नहीं मिलता था खेलने के लिए और ये था कि मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली मेरे भाई की। तो जो मुझे लेके जाते थे लाइक मुझे लड़कों में खिलाने के लिए ले जाते थे, पहले सईद अजमल अकेडमी लेके गए, फिर एमएस क्रिकेट अकेडमी लेके गए, तो वहीं से फिर मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी और वहीं से फिर खेलते पाकिस्तान टीम तक आ गए। ज़बरदस्त। तो अच्छा मुश्किल था सादिया, लेकिन ये ये था बताएँ कि शुरू फैमिली कैसे हुआ? आपको पता था कि आप स्पिनर हैं? अक्सर तो लोग बैटिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं। तो आपको कैसे कब पता चला जी मैं इतनी अच्छी और इतनी बड़ी स्पिनर हूँ? नहीं ऑब्वियसली मतलब एक आप में शुरू में एक चीज़ होती है, जब मैंने स्कूल क्रिकेट शुरू की थी तो लाइक जब मैंने पहला बॉल ही पकड़ा था तो मैंने एज़ अ स्पिनर ही बॉल पकड़ा था। मुझे फास्ट बॉलर का या स्पिनर्स का कुछ इतना आइडिया था नहीं। तो जब मैंने मतलब बॉल शुरू की थी तो मैंने एज़ अ स्पिनर ही बॉल शुरू की थी। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती गई ये चीज़। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, जहाँ से आप बिलॉन्ग करती हैं फैसलाबाद से, ऑब्वियसली ख़वातीन तो बड़ा कम या फीमेल्स तो बड़ा कम, स्कूल में मौका मिल जाए तो मिल जाए, कॉलेज में मिल जाए। आप इन ग्राउंड्स जाके खेलना बड़ा मुश्किल होता है। उससे कैसे कॉप अप किया? फिर आपने बताया कि आपके भाई लेके जाते थे, बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी और बड़ी शानदार बात है। तो अब क्या कहते हैं जी वहाँ के लोग और फैसलाबाद के लोग जब देखते हैं यार सादिया इकबाल माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं? ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है इवन अब जब मैं घर जाती हूँ मेरे घर में मतलब लाइक अम्मी की सारी फ्रेंड्स सब आते हैं मिलके क्योंकि जब से हमारे मैचेस आना शुरू हुए हैं लाइव तो लोग देखते हैं और फिर मेरे गांव में तो सब देखते हैं मैच और फिर इतना अप्रिशिएट करते हैं आते हैं मिलते हैं और स्पेशली बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं मेरे से आके पूछते हैं कि कैसा रहा आपके मैचेस सब मतलब देखते हैं और फिर बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, अब आते हैं जी सीधा पीसीबी के मामलात इतने अच्छे हो गए हैं फीमेल्स के लिए, बहुत मेरा ख़्याल है बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, बहुत बड़ी बात। फिर तमाम क्रिकेटर्स के पैसे बढ़ने चाहिए, हम तो कहते हैं कि इक्वल करें मेन क्रिकेट के, वो भी बहुत अच्छा हो गया। बुरी बहुत अच्छी बात है और मेरा ख़्याल है इससे बड़ा हौसला आया। ये बताएँ जब से ये पीसीबी के अपने मामलात में सेंटर्स भी बने हैं सादिया, अब तो लड़कियों के लिए आप लोगों को तो लाहौर आके खेलना पड़ता था ना, और फिर अब तो देखें हर शहर में, तकरीबन बड़े शहर में एक सेंटर है। तो इसको कैसे देख रही हैं? जी, ऑब्वियसली ये एक बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ ये चीज़ जा रही है क्योंकि जैसे अभी पीसीबी ने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस किए हैं, तो उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो रहा है जो नए खेलने वाले हैं और उनको इस चीज़ से मोटिवेशन भी मिलती है कि पीसीबी इतना उनके लिए इतने प्रोग्राम्स बना रहा है। जैसे इमर्जिंग का हो रहा है, अभी पीछे हुँ। इमर्जिंग का टूर्नामेंट हुआ, फिर अंडर 19 पे काम चल रहा है मुसलसल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पीसीबी इस मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। अभी रिसेंटली जो अंडर 19 वाला हुआ, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं काफ़ी खिलाड़ियों को।
तो इस पर जी। कितना काम हुआ है सादिया, और इससे कितना हौसला बढ़ता है कि यार आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पैसे बढ़ते हैं तो आपका राइट है, क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर है, आप सब लोगों ने पाकिस्तान को फुल टाइम देना है और आपका राइट भी है, आप इंटरनेशनल माशाल्लाह स्टार भी हैं अब। तो कितना ज़रूरी था ये चीज़ और ये इनिशिएटिव लेना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? जी, ये चीज़ तो डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जब तक आप फ़ाइनेंशियल इतना आपके पास होगा कि आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ईज़िली खरीद सकते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी अच्छी चीज़ें आपके पास होंगी, आप उतना ही इम्प्रूव करते हैं। तो ये पीसीबी की एक बहुत अच्छी बात है कि वो अंडर 19 पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, इमर्जिंग पे भी कर रहा है और फिर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहा है। तो इससे वुमेन क्रिकेट में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं सादिया, ये अक्सर व बेशतर मैंने निदा डार से या बाकी लोगों से भी जिससे भी हमने बात की हो, बड़ी ये आता है कि जी मैन और वुमेन क्रिकेट बहुत बड़ा गैप आता है, क्राउड का गैप आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के अब तो फिर बहुत बेहतर हो रहा है। तो क्या समझती हैं, मैन और वुमेन क्रिकेट के हवाले से कोई फ़र्क है? ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्राउड से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाइक टेलीवाइज़ मैचेज़ हो रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, लोगों को इतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग मिल रही होती है। विमेन का भी इतना नहीं है लेकिन अभी ये है कि वुमेन के मैचेज़ लाइव आना शुरू हो गए हैं, यूट्यूब पे आते हैं और मतलब देखते हैं लोग, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो यही है कि लोग जितना ज़्यादा हमारे मैचेज़ देखेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, लाइव मैचेज़ देखने के लिए आएँगे, तो उतनी ज़्यादा एनकरेज मिलेगी हमें भी। अच्छा सादिया, स्ट्रक्चर अगर हम क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन और वुमेन क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली है आपकी नज़र में? स्ट्रक्चर और मज़ीद बेहतर करना चाहिए, थोड़ा सा और काम होना चाहिए डोमेस्टिक पर भी, और हमारे जो वुमेन क्रिकेटर्स के स्ट्रक्चर है, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली होना और होना भी चाहिए, हो भी रहा है। जैसे हमारी अभी ज़ोनल अकेडमी चल रही हैं वहाँ पे भी काफ़ी काम हो रहा है, नीचे ग्रास रूट लेवल पे भी काम हो रहा है। तो डे बाय डे चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं। अब आप मेंस के साथ तो इतना नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में अभी बहुत फ़र्क है। हम्म। लेकिन ये है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है इस चीज़ में। अच्छा सादिया, जब आप लोग इंटरनेशनल मैचेस पे गए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, मिलते हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट और कितना फ़र्क आता है? दूसरे की गेम देखकर भी आदमी सीखता है, हर कोई सीखता है, और वो चूँकि यूरोपियंस का गेम स्टाइल, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ पे बड़ा एक फ़ियरलेस सोसाइटी और बंदा खुल के खेलती हैं, वो तो उनके लिए ग्राउंड्स भी हैं, सब कुछ है। तो कितना आप लोगों ने सीखा? आप अपने अगर बात करें 2019 से अब तक माशाल्लाह खैर काफ़ी परफ़ॉर्मेंस और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने तो देखी, लेकिन ज़रा सुनने वालों के लिए क्या कुछ सीखा? डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि यूरोपियन प्लेयर से ही हो, एशियंस प्लेयर से भी बहुत कुछ हुँ। सीखने को मिलता है। तो ये है कि एंटायरली डिफरेंट होता है उनका एनवायरनमेंट और हमारा एनवायरनमेंट, उनका प्ले ऑफ वे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं लाइक कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी जो बात होती है कि खेलने का कॉन्फिडेंस क्या होना होता है उनका वो और आपसे मतलब जैसे मिलने का बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखते हैं और उनको देखते भी हैं। अच्छा, अगर मैं सादिया आपसे पूछूं स्पिन में और फास्ट में, इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ, अब मैं देख रहा हूं कि बहुत माशाल्लाह वुमेन क्रिकेटर्स अब डेवलप भी कर रहा है, पीसीबी तो कर ही रहा है बड़े लंबे अरसे से, अब आ रही है, अब नर्सरी है। पहले तो एक टाइम पे बड़े लिमिटेड थे ना, अब तो मेरा ख्याल है टीम के लिए भी बहुत प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये कितनी हौसला अफजा बात है, कंपटीशन बढ़ेगा, परफॉर्मेंसेज बढ़ेंगी। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है और मैं जैसे टीम में भी आपने बात की है कि परफॉर्मर्स ज़्यादा बन रहे हैं। इसी तरह जैसे कोचेज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं लाइक स्पिनर्स के लिए अलग काम हो रहा होता है, फास्ट बॉलर्स का अलग काम हो रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हर प्लेयर को अपने हिसाब से अपनी चीज़ मिल रही है जिसकी वज़ह से प्रोग्रेस आ रही है। अपनी टीम में कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल समझती हैं आप T20 के लिए, स्पेशली सादिया? देखिए, हर प्लेयर ही इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि हर किसी का डिफरेंट रोल होता है और वो हम्म। अपने रोल में अच्छा होता है क्योंकि जो उसका रोल होता है वो उसमें अच्छा कर रहा होता है। तो इम्पैक्टफुल तो सभी होते हैं, जो 11 अंदर खेल रहे होते हैं, वो इम्पैक्टफुल होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं। तो हर किसी का अपना डिफरेंट रोल है और वो अपने रोल में बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, कुछ बॉलर्स बड़े अच्छे आए अभी रिसेंटली, हमने देखा कि हमारे पास पेस अटैक भी बहुत अच्छा आया, तो उनको कैसे देख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली डियाना अनफिट हैं, मुझे तो डियाना की गेम भी बहुत पसंद है, अनफिट हैं थोड़ा सा, तो चलें वो भी फिट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी वापस कैम में। तो
कितनी अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है स्पेशली पेस अटैक के हवाले से। अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है क्योंकि हमारे पास पेस अटैक अब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, जब एक टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा होता है तो अच्छा होता है। यही है कि हमारे पास पेसर अच्छे आ गए हैं, बीच में फिर मिडल फेज़ में स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी जो टीम का एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बना हुआ है पेसर और स्पिनर्स का। अच्छा, अगर मैं आपसे बड़े अब जो आ रही हैं लड़कियां उनके हवाले से बड़े ओपनली पूछूं कि क्या आपको कोई फ़र्क लग रहा है जो लड़कियां आ रही हैं और आप लोग अपनी लॉट देखें जो आज से 4-5 साल 6 साल पहले आई, उस लॉट में क्या फ़र्क लग रहा है जो नई लड़कियां आ रही हैं? देखिए डेफ़िनेटली जैसे-जैसे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर भी ज़्यादा ग्रूम करता है। तो जब हम खेल रहे थे तो हम भी अपने ओन पे खेल रहे होते थे। लेकिन अभी पीसीबी इतना फैसिलिटेट कर रहा है लाइक एनसीए में प्रैक्टिस करने को मिलती है, हम्म। डोमेस्टिक प्लेयर्स हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमसे भी सीख रहे हैं, हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि पीसीबी इतना फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, एक तो मॉडर्न डे क्रिकेट है अब सादिया, हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब नीड है क्रिकेट की कि अपनी प्लानिंग को, अपने गेम स्टाइल को, बॉलिंग समेत बैटिंग को, इन चीज़ों को थोड़ा तब्दील किया जाए। तो कितनी नज़र है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मॉडर्न डे क्रिकेट पर? जी बिल्कुल, ये बहुत इफ़ेक्ट सॉरी इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है और जैसे हमारी क्रिकेट हो रही है, जैसे हमने लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेली है, तो जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और मॉडर्न क्रिकेट ही खेल रहे हैं। अच्छा, फील्डिंग एक बड़ा शोबा है हमारे यहाँ। हम मेल क्रिकेटर्स की तो बात करते हैं, अब तो वो बहुत बेहतर हो गई, बहुत इम्प्रूव। तो आप लोग क्या देखते हैं फील्डिंग ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिसेस, ये कितना अच्छी तरीके से करवाई जा रही हैं? ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी भी जैसे हम देख रहे थे न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में पूरी टीम एक डिफरेंट फ़ील्डिंग में एक डिफरेंट तरीके से नज़र आ रही थी और इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को एज़ अ कमेंटेटर और सब इस चीज़ को स्पेशली मेंशन भी कर रहे थे कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो फ़ील्डिंग है वो बहुत डिफरेंट देखने को मिल रही थी। तो अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इस चीज़ पे काम हो रहा है। ज़बरदस्त। अब कितना आप समझती हैं सादिया इम्प्रूवमेंट हुई होगी? आप जब आई थी तब से अब तक आप कैचेज़ वगैरह इन चीज़ों में कितनी इम्प्रूवमेंट देखती हैं? ज़ाहिर-सी बात है जैसे-जैसे आप मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, आपको उसी के हिसाब से मूव करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत एनर्जेटिक फ़ील्डर है हमारी टीम में और सब अपना बेस्ट करते हैं। फिटनेस सादिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या काम करती हैं फिटनेस पर? बहुत टफ क्रिकेट होती जा रही है, अब आपको हर फॉर्मेट में खेलना होता है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फिटनेस रखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस वक्त क्रिकेट का। तो फिटनेस पे कितना काम कर रही हैं और कितना टाइम देती हैं अपनी फिटनेस को? ऑब्वियसली फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, हर एथलीट के लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है और क्रिकेट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इतना टाइम ग्राउंड में स्पेंड करना पड़ता है। तो ऐसे ही प्लान्स मिलते रहते हैं फ़िटनेस के और साथ में फ़िटनेस का चलता रहता है टुवर्ड्स भी, ऑन टुवर्ड्स भी, ऑफ टुवर्ड्स भी। तो गुड। अच्छा, फ़िटनेस जिम को में कितना टाइम काफ़ी सर्व करती हैं सादिया? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुनने वाले जो नए लॉट है हमारी, उसको पता हो कि भई हमारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो इतना टाइम स्पेंड करते हैं जिम में, इतना टाइम को अपने क्रिकेटिंग ग्राउंड्स में स्पेंड करते हैं। फिर ज़रा प्रैक्टिस सेशन पर भी हम बात करते हैं। देखिए डिफरेंट होता है अगर हम ऑफ सीजन अपनी फिटनेस पे काम कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से अलग टाइम टेबल सेट हुआ होता है जब ऑन टूर होते हैं तो उसके हिसाब से अलग टाइम सेट हुआ होता है तो ये डिपेंड करता है कि हम ऑन सीजन फील्डिंग फिटनेस कर रहे हैं या ऑफ सीजन फिटनेस कर रहे हैं जब हम लोग टूवर्स पे होते हैं तो बस यही कोशिश करते हैं कि अपनी फिटनेस को और अपने वर्कलोड को मैनेज करें तो वो उसी हिसाब से फिर ट्रेनर के साथ बात होती है और वो उसी हिसाब से चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। ज़बरदस्त। कोचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं सादिया? खुश हैं आप लोग कोचेज़ के साथ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। जैसे सर सलीम हैं, सर तौफ़ीक उमर हैं, सर मोहतशिम हैं, उनके साथ काम चल रहा है। तो काफ़ी टीम की अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, ये बताएँ खाने में कितना एहतियात करती हैं? बर्गर-शर्गर, पिज़्ज़ा खाती हैं कि एहतियात करती हैं? देखिए मैं शुरू में भी इन चीज़ों पे इतना नहीं करती थी क्योंकि बहुत अर्ली एज में मैंने खेलना शुरू कर दिया था। तो मैं खुद भी इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाऊँ, तो काफ़ी अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हेल्दी फूड लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ओह! सख्त डाइट प्लान, अच्छा तभी इतनी माशाल्लाह अच्छी फ़िटनेस है भई सादिया, ज़बरदस्त। ये बताएँ जी आखिरी 2 सवाल सिर्फ़ सादिया आपसे, मुझे पता है वक़्त की कमी है
और आप लोग भी बिजी हैं न्यूजीलैंड में, आपने भी जाना है अपने। मुझे प्रैक्टिस के बारे में बताएं, कितना टाइम सर्व करती हैं अपनी नेट प्रैक्टिसेस में, और कितनी अच्छा डिलीवरीज भी होती है ना, कि आप अपनी डिलीवरीज की भी प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको लगता है कि यार इस तरह मैं पिच करूं बॉल तो इस तरह, वो एक पूरी प्रैक्टिस होती है। डेफिनेटली होता है। अब जैसे मोस्टली होता है कि नए बॉल को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो फिर एक चीज़ को लेके आप उसी पे काम कर रहे होते हैं कि आज हमने इस चीज़ की ड्रिल करनी है। तो फिर उसी पे होता है, डिपेंड करता है कि हम मतलब कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितने ओवर्स बॉलिंग करते हैं। जब ऑन सीज़न होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि वर्कलोड भी मैनेज करना होता है, तब हम अपनी जो एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना होता है, वही करते हैं। तो उसके अलावा हम लोग अपनी जो ऑफ सीज़न बॉलिंग करते हैं, उसके लिए फिर हमारे लंबे प्लान होते हैं कि हम लंबी बॉलिंग करते हैं, ताकि हमारी जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है, हम उस पे बहुत अच्छे से कमांड दे सकें। सादिया, नई आने वाली लड़कियां या जो लड़कियां खेलना चाहती हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी? उनके लिए यही प्लान है कि हमेशा हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क पे बिलीव रखो, और यही है कि आप जितना अपने आप पे बिलीव रखोगे सक्सेस उतनी ही आपके करीब होगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। सादिया इकबाल हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान का प्राइड, और इंटरनेशनल T20 रैंकिंग में हालिया चौथी पोजीशन उन्होंने ली है माशाल्लाह से, और अब फोर्थ पे वो खड़ी हैं। बहुत ज़बरदस्त शानदार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। पाकिस्तान ने जो हालिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ जीती, उस तमाम चीज़ों पर हम डिटेल बात कर रहे थे, और जो इस वक्त पाकिस्तान का वुमेन क्रिकेट स्ट्रक्चर है उस पर, और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसों में बढ़ जाना, ये चीज़ें कितनी इम्पैक्टफुल हैं, और फिर किस तरह से प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कोचिंग स्टाफ कितना जेल काम कर रहा है, डाइट प्लान, इन सारी चीज़ों पर सादिया से हुई है बात। सादिया, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी। एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मामलात है खेलों की दुनिया के, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले, तो आपकी मुलाकात करवाई पाकिस्तान का प्राइड, टॉप क्रिकेटर सादिया इकबाल हमारे साथ मौजूद थी। अभी अभी उन्होंने माशाल्लाह से इंटरनेशनल T20 रैंकिंग में चौथी पोजीशन हासिल की, तो हम सादिया का शुक्रिया अदा करते हैं। न्यूजीलैंड में खेल रही हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और वहीं से हमारे साथ वो बराह रास्त मौजूद थी। अब जैसा कि मैंने कहा था, ज़रा दीगर स्पोर्ट्स में मेरे अपना शौक़, मेरी अपनी सबसे प्यार वाली गेम फुटबॉल, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा खेली है, तो मुझे इसका दुख दर्द भी बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रहा हूँ आजकल खिलाड़ी बहुत परेशान है, बड़ा एहतजाज चल रहा है, जगह जगह एहतजाज शुरू हो चुका है फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खिलाफ, और एहतजाज में बड़े बड़े मुतालबात किए गए, बड़े बड़े नारे लगे, और यहाँ तक कहा गया कि जो सैलरी फीफा से नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन करवाने की मद में ले रही है, वो इलेक्शन नहीं करवा रही, तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी ले रही है। फिर फौरी तौर पर हारून मलिक और उनकी टीम को हटाने का भी मुतालबा किया गया। मीटिंग थी फीफा के लोगों की पाकिस्तान हुकूमत के साथ, सेक्रेटरी आईपीसी ने बड़ी तैयारी की, ब्रीफिंग्स भी ली, और अचानक से वो मीटिंग कैंसिल हो गई। फीफा के हुकाम के साथ दुबई में मीटिंग थी, कैंसिल हो गई, और समझ में नहीं आई कि ये कैंसिल करवाने की वजह क्या है। अब हमने जब देखा कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं हारून मलिक साहब, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी 4 से 5 माह वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन पे लगाएंगे, फिर फेडरेशन तक पहुंचते पहुंचते उनको 1 साल और चाहिए, मतलब साल की और एक्सटेंशन मांग रहे हैं सीधे लफ्ज़ों में। अभी तक वो 2-2.5 साल तो हो चुके हैं, इलेक्शन तो नहीं करवा सके, तो सुकून से वो पूरा टेन्योर अपना चेयरमैनशिप का ऐसे पूरा करेंगे जैसे फेडरेशन का सदर पूरा करता है। चल, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जी पाकिस्तान फुटबॉल से जुड़ी, और पाकिस्तान के फुटबॉल और फुटबॉलर्स और सहाफ़ी अब इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। सईद वफ़ा अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और बड़ी पुराने कवर कर रहे हैं फुटबॉल को, उसके मामलात को, और दीगर जो स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, सब चीज़ों पर वफ़ा भाई की बड़ी शानदार नज़र भी है, और बड़ी रिसर्च काम करके बैठते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है वफ़ा भाई के साथ हमें बात करते हैं। वफ़ा भाई, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अजमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फुटबॉल कमेंटेटर हैं। अभी हालिया जो मैच हुआ कंबोडिया के साथ, वहाँ भी कमेंट्री की, फिर दूसरा मैच हुआ ताजिकिस्तान के साथ, वहाँ भी कमेंटेटर के तौर पे मौजूद थे। कमेंट्री बॉक्स में भी जो कुछ हुआ वो भी इनसे जानूंगा मैं। और फिर हमें ज्वाइन किया है आमिर महमूद भट्ट साहब ने, प्राइड ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँ तो गलत नहीं है, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया, तो आमिर भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। वफ़ा भाई, एहतजाज का दायरा कार बढ़ रहा है, इस्लामाबाद आके बैठे हुए हैं सारे लोग, और इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे, बलूचिस्तान की तो पूरी फुटबॉल कम्युनिटी एक तरफ हो गई है, वो तो मेरा ख्याल है वहाँ तो कोई बचा ही नहीं है जो हारून मलिक साहब के साथ खड़ा हो।
अब कुछ छोटा सा एरिया हम देख रहे हैं कि यहाँ लाहौर और उसके सराउंडिंग्स में, इस्लामाबाद उसके सराउंडिंग्स में कुछ लोग हैं, लेकिन ये सुकड़ क्यों रहा है दायरा इनकी? सपोर्ट हम भी करते थे बहुत सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट इतनी सुकड़ के छोटी और एहतजाज इतना बड़ा कैसे हो गया? अब तो देखा कितना बड़ा एहतजाज हुआ है। अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात कर दूं। आपने कुछ फ़ुटबॉल पे एपिसोड्स की जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, और अभी अगर मैं कोई बात करूंगा तो वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स ही होंगे। किसी भी जर्नलिस्ट का किसी फेडरेशन या उसके अहदेदार से पर्सनल कोई लेन देन या कोई ऐसा उसकी एफिलिएशन नहीं होती, सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ होती है। आपने एक बात की कि उनकी मुखालफत का दायरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, डे फर्स्ट से मैं तो कोई इतनी ज़्यादा उनकी स्पोर्ट देख भी नहीं रहा था। जितने हम एक लिहाज से कहें कि सीरियस जो फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स थे वो ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ ही हमें नज़र आए बोलते हुए, और इकट्ठे हो गए सारे वो जिस तरह भी। देखें, आपने कहा कि आपने बात की है कि जो वो इलेक्शन के करवाने के ज़िम्मेदार थे और उस मद में उनको जो सैलरी फीफा से मिल रही है, अगर वो इलेक्शन नहीं करवा रहे तो वो उनको नहीं लेनी चाहिए। देखें, ये एक ऐसी बात है कि ये सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती नहीं हैं, चाहे वो फीफा हो या कोई और इंटरनेशनल फेडरेशन हो, चाहे आपकी लोकल फेडरेशन हो। अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि जी 1 साल मज़ीद चाहिए उनको उस पे फेडरल इलेक्शन पे 4 से 5 माह चाहिए वफा भाई। वो कह रहे हैं उसके बाद जो फेडरेशन के होंगे उसके लिए साल और लगेगा। देखें, अभी एनसी ने, हारून मलिक साहब ने और उनकी टीम ने कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ जो गलत चीज़ें हमने क्रिटिसाइज़ भी की हैं। उनकी मौजूदा जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है उसमें सिर्फ एक क्रेडिट उनको जाता है कि फ़ुटबॉल में एक्टिविटी स्टार्ट हुई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि जब उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना होगा तो ये सबसे बड़ा उनका एक स्पोर्टिव एक उनके पास है। लेकिन वफा भाई, एक चीज़ अगर हम क्लियर भी करें, मैं आपसे भी इस पे बात, नेशनल लेवल पे जो डोमेस्टिक के बड़े टूर्नामेंट से, जिसमें डिपार्टमेंटल है, प्रीमियर लीग है, ये सब नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो स्क्रूटनी की मद में क्लब्स के मैचेस हो रहे हैं। फिर जो डिपार्टमेंटल फुटबॉल है वो थोड़ी सी नाराज़ हुई क्योंकि सैफ क्लब चैंपियनशिप होनी है और हमारे यहाँ जो क्लब के तौर पे डिपार्टमेंट रजिस्टर हुए, ये लोगों को नहीं पता था, समझ नहीं आती, तो वो भी नाराज़ हैं कि जी हमसे कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं की गई। तो ये हो रहा है, जो स्क्रूटनी मैचेस हैं उसको डोमेस्टिक तो नहीं कह सकते ना हम। एग्जैक्टली अरसलान भाई, देखें ये वो चीज़ें हैं जो अपनी जगह स्टैंड करती हैं, ऑन ग्राउंड हैं, और स्पोर्ट्स को, और ख़ास तौर पे जिस तरह अजमल भाई बैठे हैं, भट्ट साहब हैं, आप हैं, फुटबॉल को समझने वाले लोग इस चीज़ को समझते हैं। शायद वो एक जर्नल बंदे की उस तरह समझ में नहीं आ रही होती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एनसी और हारून मलिक साहब 1 साल और मांगते हैं तो बरमला उनको मिल जाएगा, और उसमें सिर्फ यही लॉजिक दिया जाएगा कि आप उसको इंटरनेशनली सिनेरियो में देखें, आपके विजिट्स, टूर्स, आपका आना जाना, एक वो कहते हैं ना पंजाबी में आड़ियाँ जाड़ियाँ चेक, तो सम काइंड ऑफ दैट। अच्छा, आपने कहा जी एहतजाज, तो मैंने देखा कराची वाला कितना एहतजाज था, उसमें तो मतलब बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई मलिक साहब के ख़िलाफ़, और उसके बावजूद अगर वो बैठे हैं तो दे हैव प्लान्ड समथिंग फॉर दैट। सर मीटिंग भी कैंसिल हुई है। आप मीटिंग भी कैंसिल हो चुकी है। आप देखें, मुझे अगर मैंने 1.5-2 साल पहले कहा था कि इलेक्शन नहीं होना, तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो साल क्या वो 2 साल भी मांगते हैं तो फीफा उनको दे देगा। हाँ, वो नजर आ रहा है, फीफा उनको 2 साल दे देगा। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को काउंटर कैसे करते हैं। देखें, मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपसे बैठ के बात की कि कुछ लोगों की फैसल साले अयाद साहब से मुलाकात हुई, तो सिर्फ एक हम ये कहते हैं कि भाई देखें, अगर आप लोग सिंसियर हैं, चाहे वो मलिक साहब हैं, चाहे वो फैसल साले अयाद साहब हैं, चाहे शाह साहब हैं, या हमारे कोयटा के दोस्त, आप इसको अंडर द टेबल ना करें। आपको खुल के बताना चाहिए कि देखें हमसे ये गलतियां हुई हैं, हम उसको सुधारना चाह रहे हैं, हमने ये काम शुरू किया, हम इसको तकमील में करेंगे, आप हमारे साथ चलें। सॉरी टू से, मैं मतलब बहुत दुख और माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि जब तक हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक हमारा पर्सनल उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ओहदों के लिए जब ये बैठ के अंडर द टेबल बातें तय हो जाएंगी, तो वो ये नहीं तय होंगी कि हमने फुटबॉल को कैसे पाकिस्तान में प्रमोट करना है, वो ये तय होगा कि हमने आपस में किस तरह तय करना है। जी भट्ट साहब, सर आपका भी व्यू इस पर, बड़े एहतजाज हो रहे हैं, एनसी बैठी है बड़े लंबे अरसे से, इलेक्शन हमें अभी भी होता नहीं दिखाई दे रहा, साल और मांग लिया उन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहले तो एक बात का मैं जवाब दे दूं, ये जो रज़ा अब्बास साहब ने कही है कि वफ़ा अब्बास साहब कि हारून मलिक साहब जो हैं वो अच्छे काम भी कर रहे हैं।
मैं जो, और ये इन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल जो अभी टूर्स भी हो रहे हैं टीम्स के, और अभी हमारे यहीं पे जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो मैच हुआ जॉर्डन कह रहा हूँ, काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान का, तो वो भी एक खुशाइन चीज़ है। जो स्टीफन कोच है हमारा नेशनल टीम का, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी पढ़ी होगी ज़रूर। उसने ये कहा कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है फुटबॉल का, और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में कोई लीग नहीं होती, तो किस तरह से आप प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं? ये नामुमकिन चीज़ है। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पे अगर मैं आपकी ये बात करूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा तो फोकस वर्ल्ड कप है ही नहीं, क्वालिफाइंग उसकी ये जो बंदा बैठा है ना वफाबाद, ये इन्हीं का सवाल था उनसे स्टीफन से। अच्छा, हाँ, और हाँ जी, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा जी हम क्वालिफाई तो करना दूर की बात है, हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी अगर आप जा रहे हैं, एक 57 रैंक की टीम है सऊदीया, जिसने अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन जो है उसको भी हराया है, और फिर इसी तरह काज़ाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रही थी शायद हमारी आवाम भी और लोग भी कि जी उनको पता नहीं हम जीत ही लेंगे। और स्टीफन ने भी मिसअंडरस्टूड किया, और उसने कहा भी कि जी मेरा तो ख्याल था कि होम ग्राउंड में हमारी टीम जो है वो बेहतर खेलेगी और हम शायद जीतने की पोजीशन में होंगे। लेकिन होम ग्राउंड वो किसकी है? उन गोरों की जो वो बाहर से आए हुए हैं। वो कौन है वो प्लेयर्स? वो हमारे होम में तो वो खेलते ही नहीं। कब खेले वो? पहले इस्लामाबाद में या वो कहीं कोयटा में या इधर के। ये सारे प्लेयर्स जब आप बाहर से लाएंगे तो फिर होम किधर रह गया? खैर वो तो एक लंबी बात हो जाएगी। एहतजाज की बात हो रही थी, ये जो लाहौर में एहतजाज हुआ जी, उसमें मुझे भी कांटेक्ट किया गया और कुछ लोगों ने कहा कि जी आप भी उसमें शामिल हो। एहतजाज किस चीज़ का हो रहा है? कि हारून मलिक ना हो एनसी में, नॉर्मलाइजेशन कमेटी में, तो कोई और हारून मलिक आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम तो ये एनसी का, अभी आपने खुद ही जो है ना वो जिक्र किया कि एनसी का काम ये है, बनाई इसलिए गई थी कि वो आते और इलेक्शन जो है ना वो कराते, और फिर जो भी ग्रुप्स, ज़ाहिर है ग्रुप्स के मसाइल चल रहे हैं जी कि फलाना होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए, फिर जो भी ग्रुप जीते इलेक्शन में उसको जो है वो हैंड ओवर कर दें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ये फीफा का एक मैंडेट था जो उन्होंने दिया एनसी को। ये तो अभी 2.5 साल आप कह रहे हैं ना कि इनको हो गए हैं, तो उससे पहले वाली जो एनसी थी, हाँ जी, हमजा खान हो गए, ये दीगर सिलसिला, हो गए, सही बात जी जी, इसको 7-8 साल से 9 साल से यही जो है वो सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी जो है ना ख़त्म भी होगा। और मुझे पर्सनली, आप अगर ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, कोई मेरा सोर्स नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है ये AFC और फीफा भी इनके साथ मिले हुए हैं, और वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान का फुटबॉल जो है ना वो ठीक हो। IPC को इंटरफेयर करना पड़ा है। आप ये देखें, IPC अब जो है वो इंटरफेयर करने पे आ रही है कि जी किसी तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और एक इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन हो जाए, और उसमें जो है वो फिर जो भी फेडरेशन आ जाए। तो इसमें नुकसान, जी इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स का है। असल में तो बात यही है ना आमिर भाई, प्रॉब्लम यहाँ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हम फुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारान की बात करते हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आएंगे, ओहदे लेंगे, चाहे वो अशफाक शाह हो, जाहिर शाह हो, चाहे वो डोगर साहब हो, कोई भी हो, XYZ हो, उनके तो बिजनेस चल रहे हैं। वो आएंगे, अपना ओहदा पकड़ेंगे, पैसे खाने हुए तो खा लेंगे, नहीं खाने हुए तो कुछ काम भी कर लेंगे। पर जो रुल रहा है ना, वो ईसा रुल रहा है सड़कों पर। जो रुल रहे हैं ना, वो मापारा है, वो मलिका है, वो ये लड़कियां रुल रही, और हाजरा है जो बेचारी क्या थक गई, बाहर से आई। अच्छा, वो भी ओवरसीज ही थी ना, उसको तो खिलाया नहीं ओवरसीज। समझ यार क्या चल रहा है? अजमल भाई आप तो कमेंट्री करते हैं भाई, ज़रा बता दें हमें कुछ। जी बहुत शुक्रिया अरसलान ठोकर, आपने प्ले फील्ड में मदऊ किया। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का टर्मोइल जो है ना वो 2013-14 से स्टार्ट हुआ है। आप देख लें 9 साल हो चुके हैं, 8 से 9 साल। ये फैसल सालेहात साहब, इनका इंटरेस्ट क्या है फुटबॉल? देखिए फैसल सालेहात साहब के 2 टेन्योर पूरे हो चुके थे। नहीं वो तो मुझे लगता है तीसरे के बाद वो सांगला गली का इलेक्शन पाकिस्तान के फुटबॉलर्स के गले पड़ गया। उसके बाद AFC का नुमाइंदा भी सुनने आया था। बावजूद इसके कि आप 9 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के टर्मोइल को ख़त्म नहीं किया जा पा रहा। पाकिस्तान का फुटबॉलर सफ़र कर रहा है। आप लियारी में, चमन में, KPK में, पंजाब के किसी इलाके में चले जाएं, बदकिस्मती हमारी ये रही है कि पाकिस्तान का फुटबॉलर पढ़ा लिखा नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना उसको कैश किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्समैन बेचारा यहाँ तो खेल ले जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी एजुकेशन को, जो आपकी लैक ऑफ एजुकेशन, उसको कैश किया जा रहा है। गुड।
हम बदकिस्मती हमारी ये है। Good, पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से जो आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, आप एक भी फुटबॉलर एज ए नाइब कासब तक नहीं है। अगर वो अंडर मैट्रिक है तो कहाँ सर्व कर रहे हैं? आपके हैंडसम सैलरीज हैं। आमिर भाई ने कहा कि फुटबॉल के हवाले से जो AFC फीफा इटसेल्फ मिली हुई है, मैं तो कहता हूँ 100% एग्री करता हूँ मैं इनकी बात से। आमिर भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वफा भाई ने स्टेक होल्डर्स के हवाले से बात की है कि एक मिलजुल के कोलैबोरेशंस के साथ बैठे, क्यों नहीं? मैं आपको एक मिसाल दूं, आमिर भाई, वफा भाई और अजमल भाई, मैं आपसे इस पे शुरू कर। ये जो इंडिया में जो कुछ हुआ, मिनट लगा उन्होंने सारा कुछ वापस किया। अच्छा, फिर दूसरा, जब टीम जा रही थी तो भाई वहां कोई नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं आई, गवर्नमेंट ने खुद ही इसको सारा रिवाइव किया। गवर्नमेंट उसकी अदालत तक ने ये बात कही कि जी गवर्नमेंट जो चीज कहेगी वैसे आगे चलना चाहिए। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर सस्पेंशन हुई है, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की सस्पेंशन हुई है फीफा की तरफ से। उनकी सुप्रीम कोर्ट के भी आए इन्वॉल्वमेंट हुई। लेकिन कल्याण चौबाई जब प्रेसिडेंट बना, ही इज द फॉर्मर इंटरनेशनल गोलकीपर। वो पाकिस्तान का, जिस तरह फुटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर आमिर भट्ट साहब हैं, इसी तरह और भी। आप कल्याण चौबाई इंडिया का फॉर्मर इंटरनेशनल गोलकीपर, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। 7 से 8 दिन के अंदर उन्होंने सॉल्व कर लिया मसला। बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे जाहिद शाह साहब, और 2 टेन्योर में फैसल सालियात के साथ उनकी काबीना के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। सारों ने बहुत अच्छी बात देखें वो क्यों नहीं उनके साथ आपस में उनकी कोलैबोरेशंस के साथ अगला टेन्योर हो सका डिलीवर। पाकिस्तान में फुटबॉल को डिलीवर क्यों नहीं किया जा रहा फुटबॉलर तक? बदकिस्मती है। सोचेंगे, देखिए 2 सोच होती है अजमल भाई, और एक और अलमिया जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, एक होती है खेल की भलाई की सोच। खेल की भलाई की सोच इन्हें तब आती है जब सर पे डंडा पड़ता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि, बदकिस्मती कहूँगा इसको, खुशकिस्मती नहीं कहूँगा, कि फीफा ने और AFC ने डॉलर्स की भरमार कर दी। ग्रांट्स बढ़ गई। आपके विजन 2020 को देख लें, AFC 27 के हवाले से वुमेन फुटबॉल की ग्रांट्स बढ़ गई। फीफा के युगांडा का विजिट किया जियान इन्फेंटिनो ने, फीफा के प्रेसिडेंट ने, उसको अपग्रेड करने के लिए उन्होंने मजीद ग्रांट बढ़ा दी। उन्होंने बढ़ाया ना भाई, उनकी अपनी फुटबॉल फील्ड है, हमारी फुटबॉल फील्ड नहीं। में NC लगी, 16 माह के अंदर इलेक्शन हो गए। हमारी फुटबॉल फील्ड नहीं है, हमारा अपना फुटबॉल फेडरेशन का अपना ग्राउंड नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है बड़े आपने इंपॉर्टेंट, बहुत सही। वफा भाई इस पे थोड़ा सा एक हो जाए, फिर ब्रेक से वापस आऊंगे तो डिटेल इस पे और बात भी करते हैं। ये जो बात करें कि अपना तो ग्राउंड ही हमारे पास नहीं है यार। एग्जैक्टली ऐसा है। और अरसलान भाई, अगर हम देखें कि फ़ुटबॉल समेत बाकी गेम्स में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन चूँकि टॉपिक यही है और एक हॉट टॉपिक चल रहा है, एक इवेंट हुआ पिछले साल, आपने भी उसको देखा, और जिस तरह उसको मैनेज किया गया था, मुझे लगता है कि वो फुटबॉल की नहीं, वो खिलाड़ियों की इंसल्ट थी। बड़ी तज़ीक थी। आपने वो ग्राउंड का हाल देखा, झंडे का हाल देखा, मतलब उसको कहना कि ये एक नेशनल इवेंट हमारा हो रहा है, और फिर वहाँ पे जो हालात हुए, फिर वहाँ पे जो एक घुमसान का कारण पड़ा, लड़ पड़े, आपस में लड़ाइयाँ हुई, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि जब भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब उनका इंटरेस्ट गेम से हट के कुछ और हो जाता है, तो बाहर से एक फोर्स ला के आप पे बिठा दी जाती है। बिल्कुल सही। और फिर आपके पास इतनी सख्त, इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसको बाय फोर्स हटा सकें। मेरे दोनों मोहतरम दोस्तों ने जिस तरह बात की है, भट्ट साहब ने ख़ास तौर पे, मेरे दिल को लगता है कि ये जितना मर्जी हम एहतजाज कर लें, आप बोल लें, अजमल साहब बोल लें, हम जो मर्जी बोलते रहें, लोग रोड्स पे आ जाएं, खिलाड़ी रोने धोना शुरू कर दें, कर दिया है, कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये इसलिए नहीं कर सकेंगे कि इनके जो बड़े हैं पीछे, हमारे बड़े मोहतरम होंगे वो, लेकिन जो वो कुछ करते आए हैं पास्ट में, उसकी सजा इनको अब भुगतनी पड़ेगी। सर फीफा ने कानों पर ना साउंड ब्लॉकर्स लगा रखे हैं, और वो सिवाय एक बात सुनने के दूसरी सुनी नहीं, और उनको समझ भी, आपने जो पहले बात कही थी ना, मैं ब्रेक के बाद उस पर आमिर भाई से भी, अजमल भाई से भी, आपसे भी इस पर बात करूंगा। ये जो सबसे पहले वफा भाई ने कहा ना कि जो इंटरनेशनल मैचेस गिनवा रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जितने हमने इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जितने अब तक इस NC के ज़ेर साया, एक तो पैसे नहीं मिल रहे फुटबॉलर्स को, मेल फीमेल दोनों, वो बेचारे परेशान है। दूसरा, वो सारे मैचेस में से एक आप कंबोडिया वाला जीते हैं, कोई और मैच नहीं जीते। इंडिया से खेले थे, 4-0 से आ रहे थे हम, तो कोई और मैच नहीं हम जीते। एक मैच सिर्फ कंबोडिया से, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में, और 1-0 हुआ, और जैसे गोल हुआ मैं वहाँ मौजूद था, मैंने वो गोल देखा सारा। और जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं उनको खिलाकर 5-6 ओवरसीज़ प्लेयर्स को, यहाँ लोकल टैलेंट का क्या है, बासित, उसको आप कैंप में बुला के वापस भेज देते, शानदार गोलकीपर है वो, लेकिन उसको उस तरह मौका ही नहीं देते। फिर आपने खिलाना होता है
तो बाहर से प्लेयर मंगवा, वो प्लेयर्स जिनको अब बाहर लीग्स मिल जाएंगी क्योंकि इंटरनेशनल टैग लग गया उन पर। ब्रेक से वापस आते हैं, तीनों हजरात से इस पर भी बात करता हूँ। वेलकम बैक जी। और मैं चूंकि वक्त की कमी होगी तो मैं चाहूँगा बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाए, तो मैं अपने सवाल ज़रा कम और बात ज़्यादा। आमिर भाई, इलेक्शन होता तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो ओवरसीज़ प्लेयर्स वाला मामला है, इससे पाकिस्तान के लोकल टैलेंट के लिए क्या है फुटबॉल में? बड़े लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं, आप लोगों से भी करते होंगे, तो वो कह रहे हैं कि यार हम तो डिसहार्ट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर मैं 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें, मैं थोड़ा सा आपको अगर अपनी हिस्ट्री बताऊं पाकिस्तान की 2 मिनट में, जो है ना, क्योंकि टाइम आपके पास कम है जी। हम 50s और 60s में जी, एशिया में 50s और 60s में पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान की टीम टॉप पे थी एशिया के अंदर। और 2 सेंटर जो हैं वो मेन साउथ एशिया में चलते थे, एक कलकत्ता इंडिया में और एक जो है वो बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश कह रहा हूँ, ढाका में, जो अब बांग्लादेश हो गया, पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही था। और एक टाइम ऐसा था कि हमने लिवरपूल को, यानी जो हमारी क्लब थी मोहम्मडन पाकिस्तान की, उसने लिवरपूल को जीता और एशिया कप के फाइनल जो है वो हम 1-0 से जो है ना वो ईरान से हार गए थे, गोल एवरेज के ऊपर भी। वरना हम जो है वो एशिया के टॉप पे होते। और मर्दिका कप में फिर अगेन जो है वो 60s में हमने वो जीता, और मर्दिका कप उस वक्त एशिया कप ही होता था। तो पाकिस्तान ने और एक और जो कंपटीशन था जिसमें हम वर्ल्ड ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले थे, वो भी हम फाइनल चूंकि हार गए तो वर्ल्ड ओलंपिक्स के लिए नहीं जा सके। ये तो हमारी हिस्ट्री है। उससे थोड़ा सा मैं आगे जाऊं, अगर आप 90s, आपने हाफिज सलमान भट्ट साहब की बात की और आप उनका जिक्र कर रहे थे, उनका दौर मैं आपको बताता हूं जी। 86-7 से शुरू करके 86 से शुरू करके ये 93 की साफ गेम्स तक, 86 से अगर आप आगे जाएं 87, 89 और 91, 3 कंसेक्यूटिव साउथ एशियन गेम्स में हमारे मेडल आए जी। 87 में इंडिया में हमारा ब्रोंज मेडल था, 89 जो इस्लामाबाद में साफ गेम्स थी उसमें फुटबॉल में हमारा गोल्ड मेडल था, और 91 की साउथ एशियन गेम्स जिसमें मैं भी शामिल था उसमें हमारा गोल्ड मेडल था। और ये पहला 70 साल की हिस्ट्री में जो है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पहला मेडल जो है ब्रॉड से हाफिज सलमान भट्ट साहब के दौर में जो है ना हमारी टीम लेके आई। इसके अलावा आपने 2004 और फिर 2006 में भी जो है वो हमारी जो अंडर 16 टीम्स हैं साउथ एशियन गेम्स में, उन्होंने भी जो है ना वो गोल्ड मेडल लिए। हमारी एक क्लब, एक लोकल क्लब वहेब इंटरनेशनल क्लब जो है, उसने 93 में एशिया से, साउथ एशिया से क्वालिफाई करके एशिया की जो टॉप 8 टीम्स हैं क्लब चैंपियनशिप में, एशिया की टॉप 8 टीम्स में जो है ना उनकी सिलेक्शन हुई। हमने वो जाके बहरीन में वो राउंड जो है वो खेला है। ईरान के साथ हमने ड्रॉ किया और गोल एवरेज पे अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल के लिए, वरना हम जो है वो एटलीस्ट 4th तो होते, हम 6th थे। वो स्टूड 6th इन एशिया क्लब चैंपियनशिप के अंदर, और मैं खुद उसका जो है ना वो कप्तान था। ये तो इसकी हिस्ट्री है। अब आप कह रहे हैं कि जी प्लेयर ही नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं जी टैलेंट ही नहीं है जी, हमें प्लेयर यहाँ से मिलते नहीं, वहां से ले आते हैं जी, वो तो लीगें खेल रहे हैं, वो प्रोफेशनल हैं जनाब, वो तो बहुत जबरदस्त प्लेयर। ये तो अब हो गए 6-7, जब आपने अब आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 आते हैं 7 आते हैं, पहले क्या होता था, यानी साल पहले 1.5 साल आप देखें पूरी टीम ही वहां से आ रही है। तो फिर हमारे जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पे छोटा मोटे इवेंट्स खेलते हैं, वैसे तो हो ही नहीं रहे, ना लीग है, ना कोई नेशनल चैंपियनशिप है, ना कोई और उस तरह से चीज है, तो इनका फ्यूचर क्या है? मतलब इनके लिए फिर पाकिस्तान में जो है वो फुटबॉल के हवाले से कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं है, फ्यूचर नहीं है, टीम में जगह नहीं है। अच्छा, अब आपकी ये जो मैच हुआ है डे में, ये आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, ये डे में क्यों कराया जी? रात में क्यों नहीं इन्होंने कराया? हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है जहां पे रात को मैच हो सकता है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। और ये बातें करते हैं हारून मलिक साहब जी, हम यहाँ बैठे जी पता नहीं क्या कर रहे हैं जी, आसमान से तारे तोड़ के ला रहे हैं, फलाना कर देंगे। सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस की विन-विन सिचुएशन बताई जा रही है, ना बेसिक फुटबॉल है। कितने हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें और डिवीजन्स की अच्छा, टीमें। मैं जरा आबिर भाई, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं इस पे ना एक डिटेल प्रोग्राम इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा टाइम लेता हूं अगले वीक का। हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को आप लोग सारे हजरात टाइम निकालें फुटबॉल पे एक डिटेल प्रोग्राम, बल्कि चला हम इस पे चलते हैं। अच्छा जी अजमल साहब, यही सेम चीज आपसे होने इलेक्शन के नहीं? बिल्कुल। और आमिर इलेक्शन होंगे इनके होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें, फीफा ने तो टास्क इलेक्शन का ही दिया हुआ है ना, वो तो दिया हुआ है ना मार्च का, तो मार्च तक है। ये आपने जून का और 2024 दिसंबर के बारे में जो आपने पेशनगोइयाँ की हैं, वो प्रेडिक्शंस चल रही हैं ना लोगों की। बदकिस्मती हमारी ये है कि 2024 तक का टाइम दिया हुआ और लोग बातें फिर कुछ जून की कर रहे हैं, कुछ दिसंबर की कर रहे हैं। नहीं,
ये नहीं है। आपका दूसरा टेन्योर है, ये दूसरी एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से, फुटबॉल का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से आमिर भाई ने बात की, बड़ी अच्छी बात है की। जीरो, बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं है, आप, जो असल चीज है। चमन का टैलेंट आउटस्टैंडिंग है, केपीके में आउटस्टैंडिंग, आप लियारी, आपका कराची, आप द हब ऑफ द सिटी ऑफ फुटबॉल मैं कहता हूँ कराची सर, लड़कों के पांव छिल गए लियारी में, आप मुझे बताएं, खेल खेल के आपने ओवरसीज प्लेयर की बात की, ओवरसीज प्लेयर्स को इन्होंने डाले इन्होंने टीम ने, क्या रिजल्ट दिया? क्या टेनिस आपके अगेंस्ट टेनिस स्कोर हो गया? सारे मैचेस हारे हैं सिवाय टेनिस स्कोर आपके अगेंस्ट हुआ है। फुटबॉल का मैच था, स्कोर टेनिस का था। जी। आप ये देखें कि पाकिस्तान में टॉप क्लास कोचेज मौजूद हैं, एजुकेटेड, पढ़े लिखे। आपके जो गोल्ड मेडल हैं 2004 की सैफ गेम्स का, 91 की सैफ गेम्स के, 89 पाकिस्तानी कोचेज थे ना, साथ एक चाइनीज कोचेज था, चाइनीज थे ना, आमिर भाई थे ना। आपने पाकिस्तान के अख्तर मुहिउद्दीन, अख्तर मुहिउद्दीन, तारिक लुत्फी, शहजाद बिनमर, नासिर इस्माइल और बहुत से हैं इंटरनेशनल प्लेयर हैं, गोरजमान आमिर भाई हैं, तनवीर हुसैन, इन्होंने गोल्ड मेडल लियारी से अनवर बलोच था जी, वो सारे के सारे प्लेयर्स हैं। आप ने ओवरसीज 7 प्लेयर पुट कर दिए नेशनल टीम में। कोई स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने कह दिया जी कि आपका स्टेप नहीं, आप तो एल ही नहीं है वर्ल्ड कप। मैं वफा भाई वक्त की कमी, मैं आप लोगों से इस पे जी वफा भाई सेम। अरसलान भाई बस सिर्फ ये कहूँगा कि इलेक्शन तो नहीं होगा, और एनसी कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस पैदा करने की कोशिश करेगी कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स कोई ऐसा स्टेप ले लें कि फीफा उनको खुद से फिर कह दे कि आपके पास 2 साल हैं, आपने जो करना है कर लें। और उसमें अब सिर्फ ये सोचना होगा कि कल के मुखालिफ जो आज भाई बन रहे हैं, भाई अगर आप भाई बन रहे हो, आप कोई सीरियस प्लान कर रहे हो, रोड पे निकलने से, मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होने वाला। फीफा, AFIC ये बैठे हुए वो खबर देख भी लें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना काम, हमारा बंदा काम कर रहा है, वो जैसा भी है करने दें। सिर्फ आपको ये ज़रूरत है कि अगर आप क्या उसका हल देते हैं कि अगर एनसी से अख्तियार ले लिया गया, इलेक्शन ना हो, फिर क्या करेंगे? क्या आगे क्या हालात नहीं? एनसी वही आमिर भाई जो कह रहे हैं, फिर एक कर रहा हूँगा। जी आमिर भाई, बात मैं कहना चाहूँ, एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगा, ये जो आप बिल्कुल जो कह रहे हैं ना, एहतजाज बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले भी जब ये इशू हुआ था, इससे पहले जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी है, उस पर भी एहतजाज की वजह से ही फीफा ने ये कहा कि जी ये तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है और ये हंगामे और ये जो चीजें हो रही हैं, और फीफा तो किसी और के रूल को मानती नहीं है ना, वो किसी का कानून को मानती है। हाँ जी, वो तो अपना ही कोई हाँ जी, उनका अपना ही जो है ना वो रूल है। तो ये हमारे अगेंस्ट ही जाएंगे। ये जो नारे मार रहे हैं ना बाहर आके और बैनर ले लेके जो घूम रहे हैं, ये इनफैक्ट उल्टा ही पड़ने वाले। ये बात की कि प्रोटेस्ट, वो फौरन कहते थे प्रोटेस्टेड बैठे हुए जी, प्रोटेस्ट करने लिए लोग आएंगे। फीफा को प्रोटेस्ट का बता दिया जाता है। फीफा जब से ब्लैटर, आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आमिर भाई, वफा भाई और अजमल भाई, वो जब ये प्रोटेस्ट होता है कहते हैं देखिए सर यहाँ पे पॉलिटिकल लोग इनको इकट्ठा करके ला रहे हैं, हम तो स्क्रूटनी करने जाते हैं, वो होती नहीं है। हमें लंबा टाइम चाहिए, ये तो करने ही नहीं दे रहे। 6 महीने से इन्होंने कोई, मैं माजरत यार अजमल भाई, वक्त की कमी थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इन अ कमिंग वीक हम तय कर रहे हैं, एक प्रोग्राम और करेंगे और डिटेल करेंगे, पूरा प्रोग्राम से फुटबॉल पे डेडिकेटेड करूंगा। थैंक यू वफा भाई, वफा अब्बास साहब, अजमल साहब बहुत शुक्रिया, आमिर भट्ट साहब थैंक यू सो मच सर, ऑनर टू हैव यू ऑन अ शो। आमिर भट्ट साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और चले जी, फिर होती है आपसे कल मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।